नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के बिहार और ओडिशा दौरे की। बिहार में प्रधानमंत्री ने बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, ओडिशा में करने वाले हैं, और बिहार में कई बड़ी बातें कही हैं जो बिहार की राजनीति की दिशा बदलने के लिए और चर्चा को बदलने के लिए काफ़ी हैं। तो वो सारी बातें हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री ने जो खास तौर पर बिहार में कही हैं, और बिहार को जो तोहफा दिया है, ओडिशा को भी तोहफा देने वाले हैं। और इसके बाद खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे कि कर्नाटक में वोट बैंक की सियासत के तहत एक और तुष्टीकरण का मामला आया है। लगातार वहां पर सिद्धारमैया सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है वोट बैंक की सियासत के तहत। तो बीजेपी कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि सारी हदें पार कर दी तुष्टीकरण की, और ये भी कि ये तो संविधान के खिलाफ है, और ये भी कि आप असली ओबीसी का हक छीन करके और तुष्टीकरण का खेल खेल रहे हैं। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद आज बात करेंगे कि केरल में क्या सरकार के मंत्रियों को भी भारत माता की तस्वीर से आपत्ति है। भारत माता की तस्वीर को लेकर वहां विवाद हुआ है। तो बीजेपी ने कहा है हमास और हिजबुल्लाह के लिए रैलियां और भारत माता की तस्वीर से परहेज, ये कैसा केरल है? इस पर पूछेंगे सवाल, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, सीवान में 5,900 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। साथ ही अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मढ़ौरा संयंत्र में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को भी दिखाई हरी झंडी। ओडिशा में बीजेपी सरकार का 1 वर्ष पूरा। राजधानी भुवनेश्वर में पीएम मोदी करेंगे 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना पहल की शुरुआत। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ आज। 5 साल बाद फिर से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा। सिक्किम के राज्यपाल ने नाथुला से रवाना किया तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। इसराइल ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले। यूरोपीय नेताओं का ईरान को वार्ता पर वापस लाने पर जोर। ट्रंप 2 हफ्ते में अमेरिका की भूमिका पर लेंगे कोई फैसला। कर्नाटक की सरकार के अल्पसंख्यकों के नाम एक और बड़ा तोहफा। आवासीय योजना में अब किया 15% भवन आरक्षित। तो बीजेपी ने कहा तुष्टीकरण की सारी हदें कर दी पार। केरल में भारत माता की तस्वीर को लेकर विवाद। 1 हफ्ते में ही एलडीएफ सरकार के 2 मंत्रियों ने राजभवन के प्रोग्राम का किया बायकॉट। तो बीजेपी ने पूछा कि केरल में हमास हिजबुल्लाह के समर्थन में रैलियां जायज, लेकिन भारत माता की तस्वीर से परहेज। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। विशाखापत्तनम में आज 5 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ योग कर बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कल यहीं पर होगा मुख्य कार्यक्रम। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले प्रधानमंत्री के बिहार और ओडिशा दौरे की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और ओडिशा के दौरे पर हैं और विकास परियोजनाओं की बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। सबसे पहले बिहार के सीवान में 5,900 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास और उद्घाटन किया। और इसमें एक खास बात है। खास बात यह है कि अफ्रीकी देश गिनी को निर्यात के लिए बिहार के मढ़ौरा संयंत्र में निर्मित रेल इंजन को उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई। और सिवान वो इलाका है जो आरजेडी का प्रभुत्व वाला इलाका है। वहां पर पीएम की जनसभा हुई, तो इससे राजनीतिक हलचल बिल्कुल बढ़ गई है बिहार में, क्योंकि इसी साल के आखिर तक चुनाव भी तो होना है। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बिहार की बड़ी भूमिका होने वाली है, यह प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा विकसित बिहार के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया कर दिया है। और साथ ही उन्होंने बीते दिनों की याद दिलाई। बिहार को पंजे और लालटेन के शिकंजे ने
पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री ने यह बात कही और साथ ही एक और बड़ा मुद्दा उठाया कि आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब की तस्वीर को अपने पैरों में रखती है। बाबा साहब का अपमान बिहारवासी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बाबा साहब को मैं अपने दिल में रखता हूं, प्रधानमंत्री ने यह कहा। इन सबके बीच जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा है, बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है उसने जाति सर्वे को लागू करने का मुद्दा बनाया है और आरजेडी जो है वो तो सामाजिक न्याय का मसीहा अपने आप को बताती थकती नहीं है। लेकिन विकसित भारत और विकसित बिहार के मुद्दे पर क्या जातिवादी राजनीति प्रभावित कर पाएगी और किस मुद्दे का जोर रहेगा, ये तो हुई बिहार की बात। और आज ही बिहार के बाद पीएम मोदी का ओडिशा का भी दौरा है। ओडिशा में बीजेपी सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो राजधानी भुवनेश्वर में पीएम कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। तो बिहार के सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लालटेन और पंजे वाले कहते हैं सबका साथ परिवार का विकास, लेकिन हमारा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। एक अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए को मौका दिया गया और एनडीए सरकार ने गरीबी कम करके दिखा दिया है। गरीबी हटाओ के नारे हमारे देश ने दशकों को सुने हैं। आपकी 2-2, 3-3 पीढ़ी ने गरीबी हटाओ हर चुनाव में ये आकर के बोलते थे। लेकिन जब आपने हमें मौका दिया, एनडीए को मौका दिया, तो एनडीए सरकार ने दिखाया है कि गरीबी कम भी हो सकती है। बीते 1 दशक में रिकॉर्ड 25 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को पराजित किया है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 20 वर्षों से एनडीए यहां है और 11 वर्षों से केंद्र में है, लेकिन बिहार को क्या मिला है। 2005 के पहले का कहानी बताएंगे। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए सरकार है और 11 वर्षों से वहां केंद्र में है। बिहार को क्या मिला? नीति आयोग से लेकर हर मानक में बिहार क्यों फिसड्डी है? अपराधी राज कायम हो गया है बिहार में, भ्रष्टाचार की भरमार है, गोलियों की बौछार है। इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे। तो भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया कि विकास की सच्चाई तो सामने में बोल रही है। क्या बोलेंगे? उनको बोलने को क्या है कि जो 9,500 करोड़ की योजना झूठ है क्या? लाखों करोड़ के विकास की योजना झूठ है क्या? आज ये वंदे भारत खुल रही है, झूठ है क्या? आज बिहार का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज का खुल रहा है नमामि गंगे के अंतर्गत, ये झूठ है क्या? क्या बोलते हैं? आज जो सड़कें हाईवे बनी है, ये झूठ है क्या? विकास सच्चाई सामने बोलती है। अब वो नहीं समझते हैं
तो मैं क्या बोलूं? तो एक बात तो कम से कम प्रधानमंत्री के दौरे से दिखाई पड़ रही है कि विकास पर बात हो रही है, विकास पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, विकास पर ही जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में कोशिशें तो और भी होती हैं, विकास के अलावा और भी बहुत सारी कोशिशें होती हैं, लेकिन कौन सा मुद्दा चलेगा और प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इसको लेकर जुड़ रहे हमारे संवाददाता धीरज कुमार सिवान से, और साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले धीरज के पास चलता हूं। धीरज, आज प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातें कही, विकास को लेकर जो बातें कही ही, साथ में आरजेडी और कांग्रेस यानी कि पंजा और लालटेन का इनका जो शिकंजा रहा है, लालटेन और पंजा का शिकंजा, इससे बिहार को बहुत नुकसान हुआ है। और अब बिहार के युवाओं को, खास तौर पर जिन्होंने उस दौर को नहीं देखा है, उनको प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर दिखाई अपने संबोधन के माध्यम से कि कैसा बिहार हुआ करता था पहले। देखिए, जो प्रधानमंत्री के संबोधन है, इस संबोधन की दो बातें स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला। एक तरफ उन्होंने जो युवा हैं, जो कि 18 साल के हैं या 18 साल से 21 साल के हैं, 20 साल के हैं, जिनको कि इस बार के चुनाव में मतदान करना है, उनको उन्होंने पुरानी तस्वीर दिखाई कि गरीबी हटाओ के नारे पर आपकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी गुजर गई और गरीबी का ऐसा प्रभाव बिहार की जनता ने देखा कि आप कि तीसरी पीढ़ी जो है, वो तीसरी पीढ़ी अब गरीबी रेखा से एक तरीके से बाहर होने के लिए अब तत्पर है। और उन्होंने एक तस्वीर भी साफ तौर पर पेश की कि बीते 10 सालों में किस तरीके से 25 करोड़ से ज़्यादा लोग देश के गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और उस 25 करोड़ लोगों में से उन्होंने बिहार का भी एक आंकड़ा दिया है, और बिहार के आंकड़े बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के 4.25 करोड़ लोग, इस 25 करोड़ लोगों में बिहार के 4.25 करोड़ लोग हैं जिन्होंने गरीबी रेखा से बाहर होने की कोशिश की और अपनी मेहनत लगन के दम पर वो गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। एक तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जब जंगल राज था बिहार में, या जब कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, तब लोग मकान के लिए तरसते थे। उनका मकान कोई और खा जाता था, उनका पानी कोई और पी जाता था, और उनका जो बिजली है कोई और उसका इस्तेमाल करता था। लेकिन आज जो उन्होंने तस्वीर दिखाई, उस तस्वीर में अगर आप उस तस्वीर को देखते तो जरूर सोचते कि किस तरीके का बदलाव बिहार ने देखा है। जिन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के हाथों से अपने मकान की चाबी जो प्रधानमंत्री ने जिनको थमाई, उनके चेहरे की खुशी आप देखते तो देखते ही बनती थी। क्या उत्साह था उनके चेहरे पर। और प्रधानमंत्री ने अपने संवाद में साफ तौर पे कहा, ये 4 दीवारी नहीं है, ये छोटा सा मकान नहीं है, यहाँ संकल्प पलते हैं, यहाँ सपने पलते हैं। और जो समाज की आखिरी पायदान के लोगों को, जो लगभग जो 53,000 जो लोग थे, 53,000 लोगों को आज उन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पहली किस्त थमाई, तो लोगों में जो उत्साह था वो देखते बनता था, क्योंकि उनके सपने वहाँ पूरे होने वाले हैं। ठीक है। दूसरी तरफ उन्होंने जो आरजेडी के तरफ इशारा किया और कांग्रेस की तरफ इशारा किया, और इन सारे इशारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले जंगल राज में क्या होता था, पहले गरीबों का मकान कहाँ था, पहले जो बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को जो पानी का कनेक्शन मिला है अभी वर्तमान सरकार में, वो कनेक्शन पहले क्यों नहीं मिला, लोगों के पास वो सुविधाएं क्यों नहीं मिली, बिजली की सुविधा क्यों। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने एक, जिसे कहते हैं ना कि हम अपने टेलीविजन लैंग्वेज में अगर कहें तो 2 विंडो है ना, कि एक 2 विंडो उन्होंने बना के दिखाया कि देखिए, एक जो है वो लालटेन और पंजा का शिकंजा जब हुआ करता था तो ये तस्वीर थी, ठीक, और एक एनडीए की तस्वीर है जिसमें कि हमने गरीबी को कम करके दिखाया है, जिसमें हमने विकास की तमाम बातें उन्होंने गिनाई, ये करके हमने दिखाया है। इतना तो जरूर असर है कि सवाल भी जो लोग पूछ रहे हैं वो विकास पर ही पूछ रहे हैं, और बिहार की राजनीति जो है उसमें विकास प्रमुख रूप से, और उसमें प्रधानमंत्री के इस दौरे का बड़ा योगदान। लाल जी, बिहार जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं एक सियासी हलचल वहाँ तेज हो जाती है,
और सियासी हलचल तेज इसलिए होती है कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ की जो सियासत है उसमें एजेंडा प्राइम मिनिस्टर मोदी ही देते हैं जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ किसी के विपक्ष के एजेंडे पे बात नहीं करते हैं, वो अपना एजेंडा बताते हैं। बिल्कुल। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का की जो जनसभा में और उनका जो भाषण था, उसने इस भाषण ने आज एक बिहार को एक एजेंडा दे दिया है। आज ये एजेंडा ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जब आपने सुनाया उनका साउंड बाइट, जब वो कहते हैं कि एक जगह आपके पास में है सबका साथ सबका विकास, और एक जगह आपके पास में जो पंजा और बात कर रहे थे और लालटेन का, तो कह रहे थे एक जगह जो है उसमें परिवार का साथ परिवार का विकास। और ये हकीकत इसलिए वो बता रहे थे कि आज जो बिहार के पॉपुलेशन को देखें, जो वोटर्स हैं वहाँ, उसमें 70% जो आबादी है वो 35 साल से नीचे के लोग हैं। तो मतलब एक पूरा एक युवा बिहार है। बिल्कुल। और एक युवा बिहार के जो एस्पिरेशन है उसमें प्राइम मिनिस्टर का ये आज का जो नारा है, वो आप समझ सकते हैं कि उसमें और भी पार्टियों के लिए एक मुश्किल होगा कि आप उस नारे के काट में क्या दे रहे हैं। क्योंकि हकीकत है कि एक जगह आप उसमें, जब भी मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इसको उन्होंने करके दिखाया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो धीरज अभी कह रहे थे कि शहरी विकास का जो वो सपना है उसमें उसके काम का हो, आवास योजना हो, जल हो, शौचालय हो, जो बेसिक एमिनिटी है सुविधा जी, उसको देखें। और दूसरी तरफ देखें कि आपका वहाँ दूसरी तरफ जो भी परिवार का साथ परिवार का विकास है, तो उसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं कि उस फॉर्मूले में आप एक जातीय गठजोड़ करो और उसके बाद परिवार का विकास करो। कुछ खास परिवारों का वहाँ एक विकास उसके साथ है, जुड़ा हुआ है। तो ये चीज यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज के जनसभा में स्पष्ट किया है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले आप प्राइम मिनिस्टर के सभा के बाद आप जयराम रमेश का देख रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विकास का संकल्प है, विकसित भारत विकसित बिहार की बात वो कर रहे थे, उसके काट में आप जब वो देते हैं, आपके पास कोई मॉडल नहीं है डेवलपमेंट के। राहुल गांधी पिछले महीनों में 6 बार अभी तक बिहार जा चुके हैं, लेकिन वो जातीय गणित के अलावा बिहार के विकास के लिए कोई मॉडल नहीं दे रहे हैं। युवाओं को आकर्षित करने के लिए आप पलायन कर रहे हैं। पलायन डेफिनेटली बिहार की एक समस्या है, लेकिन इस पलायन को रोकने के लिए, पलायन को खत्म करने के लिए बिहार के में आप पूरी पार्टियों का मॉडल क्या है, ये चीज आप नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारे चीजें जब बिहार के वो नौजवान सोचेंगे, बिहार के लोग सोचेंगे, तो आपको आज के प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस पूरे भाषण में एक कंपैरिजन तो लोगों के सामने में रख दिया। बिल्कुल, वो कंपैरिजन वाली तस्वीर रख दी है। और आप तो उस सिवान में इस समय धीरज हैं जिसको आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा है। सिवान बस कुछ ही साल पहले तक शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, है ना? बड़ी चर्चा होती थी सिवान की। बदला हुआ सिवान आपको कैसा लग रहा है जब वहां पर बना हुआ रेल इंजन अफ्रीकी देश को प्रधानमंत्री ने निर्यात करने के लिए झंडी दिखाई? तो बदला हुआ सिवान आप वहां पर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, अगर आप सीवान की बात करेंगे तो ज़रूर ये बदला हुआ सीवान है। यहाँ की अगर आप सड़कें देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या विश्व स्तरीय सड़क यहाँ पे बनाई गई है। और ये इसकी सड़क की जो कनेक्टिविटी है, एक तरफ गोपालगंज से होते हुए दूसरी तरफ आपको उसकी कनेक्टिविटी आपको गोरखपुर तक की दिखेगी, और गोरखपुर से वो मार्ग सीधी दिल्ली तक पहुँचता है। तो ये बदलता हुआ सीवान है। अभी जो लोगों ने जो खुशी जाहिर की, लोगों ने जो प्रधानमंत्री के आगमन की, लोगों को इसलिए इच्छा थी कि प्रधानमंत्री ने यहाँ कनेक्टिविटी के लिए जो वैशाली से लेकर देवरिया के बीच जो आज रेल लाइन की जो झंडी दिखाई, उसको आपने देखा होगा कि कैसे पाटलिपुत्रा से या मुजफ्फरपुर और बेतिया के से होते हुए वंदे भारत अब गोरखपुर तक जाएगी। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसा काम है जहाँ की लोग छोटी रेल लाइन के जरिए यात्रा करते थे। उन्होंने बड़ी रेल लाइन का सपना नहीं देखा था। अब बड़ी रेल लाइन उनको मिली है, और बड़ी रेल लाइन के साथ उनको वंदे भारत का सौगात मिला है। और ये सौगात एक ज़िले के लिए नहीं है। आप छपरा की बात कर लें, आप सिवान की बात कर लें, आप अगर गोपालगंज की बात कर लें, इसके साथ आप कनेक्टिव जो ज़िले हैं उनके बेतिया मोतिहारी की बात कर लें, इन सारे ज़िलों की ये सौगातें हमें देखने को मिली है। और जिस तरीके से अगर हम हाईवेज़ की बात करें तो जिस तरीके से हमने यहाँ
फ्लाईओवर देखा है और जिस तरीके से वहाँ उड़ान भरती गाड़ियों को देखा है, तो ये जरूर वो उस बिहार से निकलते हुए एक नए बिहार की तस्वीर है, जहाँ की इस इलाके में कहा जाता है कि शाम के समय, जो लोगों ने मुझे कल बताया कि शाम के समय हमारे परिचित कोई 8 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचते थे तो उन्हें कहा जाता था कि आपको सुबह में घर आना है। बिल्कुल 8 बजे के बाद आपको पूरी रात रेलवे स्टेशन पे ही गुजारनी है, क्योंकि जो रास्ता सही नहीं है, यहाँ अपहरण की घटनाएं होती है, यहाँ लूट मार की घटनाएं होती है, यहाँ मर्डर का कल्चर है, बाहुबली का कल्चर है। बिल्कुल। तो उस बाहुबली के कल्चर से निकलकर जबकि हमने यहाँ के शहरों को टटोलने की कोशिश की, वहाँ की जनता को टटोलने की कोशिश की, और जिस तरीके से इस सिवान शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो दूसरे देशों का जो पैसा है, मनी ट्रांसफर का यहाँ जो पैसा है, इस पैसे के जरिए कैसे यहाँ के उद्योग पल रहे हैं, कैसे यहाँ के होटल पल रहे हैं, और कैसे यहाँ के छोटे छोटे व्यवसाय के जरिए अपने आप को समृद्ध बनाने में लगे हैं। जाहिर सी बात है कि ये तस्वीर बदली है। एक जो तस्वीर है जी, ये तस्वीर बदली है, और ये तस्वीर सिर्फ सिवान की नहीं, ये तस्वीर तो तस्वीर है जहां की पूरे बिहार की बदली है। लेकिन सिवान की आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री सिवान में थे। आप रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, एक बात का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि वो जो बाबा साहब के तस्वीर के अपमान का मुद्दा है जो आरजेडी की तरफ से किया गया है, वो प्रधानमंत्री छोड़ने वाले नहीं है। बोले वो जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन उनसे तो हम जवाब लेकर रहेंगे कि बाबा साहब की तस्वीर का इस तरह का अपमान क्यों किया है। लगता है कि बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। डेफिनेटली। और ये देखिए कि बिहार में ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। लालू जी को एक तस्वीर कोई जो है वहाँ उनके प्रशंसक भेंट करने गया था बाबा साहब का, और वो फोटो में दिख रहा है जो उनके वीडियो वायरल जो हुआ है उसमें कि वो तस्वीर उनके पैर जो फैलाए हुए हैं उसके नीचे में रखा हुआ है। बाद में उसको कबाड़ के घर में उन्होंने उसको फोटो को रख दिया है। ऑब्वियसली एक सेंटीमेंट तो है, और उस सेंटीमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि आप एक अंबेडकर के नाम पे, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे जो सियासत करने वाले लोग हैं वो ढोंग कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपके लिए अंबेडकर जो भी की मानक में रखे हों, हमारे वो दिल में है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है लाल जी, आज के इस विजिट में हम ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कल ही लौटे हैं G7 और उसके बाद 2 और देशों के साथ दौरा के साथ में, और आज प्राइम मिनिस्टर बिहार में है, उड़ीसा में है, एक और राज्य में है, 2 दिन का दौरा है। आप समझिए कि 24/7 काम करने वाले लोगों की एक प्रतिबद्धता जो लोगों के लिए है, और दूसरी तरफ आप एक पॉलिटिकल टूरिज्म बनाते हैं कि जब जब इलेक्शन आएगा आप उस इलेक्शन में जाएंगे, बड़ा स्टेज होगा, आप भाषण करेंगे, लोगों को कमियां गिनाएंगे, लोगों के सामने में बात करेंगे। तो आज का जो बदलता हुआ दौर है, खास करके सोशल मीडिया पे जो एक्टिव बिहार में लोग हैं या देश में है, वो देखते हैं कि एक आदमी किस तरह से अपने पूरे 24/7 को डेडिकेट किया हुआ है एक नेशनल डेवलपमेंट के लिए, और आप दूसरी तरफ जो है एक पॉलिटिकल टूरिज्म में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इस राज्य में आज चुनाव होने हैं तो आप अपनी गतिविधि बढ़ा देते हैं। चाहे कोई भी लीडर हो, मैं कंपैरिजन नहीं करता किसी बीजेपी के, मोदी जी के और दूसरे पार्टी में। सवाल है ये चीजें दिख रही है बॉस, और आप जब ये स्लोगन करते हैं विकास के बदले में दूसरा स्लोगन करते हैं तो जनता इस बात को कंपैरिजन करती है कि इस स्लोगन को लेके डेवलपमेंट का क्या मतलब निकलता है। तो ये सच्चाई बिहार में आज है। लोग इस सच्चाई पीएम मोदी को देख रहे हैं, जो एक मानक के रूप में जब पीएम जाते हैं वहां अपने एनडीए की तरफ से, तो वहाँ की सियासत में हलचल होना एक स्वाभाविक है। और आपके 2 महीने 3 महीने के बाद वहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार में चुनाव का बिगुल बच जाएगा। लेकिन आज का भाषण एक तरह से आप कहिए कि वो इलेक्शन की स्लोगन के रूप में बिहार में उन्होंने एक सियासत का आज दे दिया है स्लोगन, और वो लाइन खींच दी है कि अब बिहार का चुनाव विकास बनाम ये जातीय गठजोड़, या आप जो भी परिवार के साथ और परिवार का विकास कह ले या सबका साथ सबका विकास कह ले, यही एक बड़ा एजेंडा होने वाला है। जी, ये बड़ा एजेंडा होने वाला है, और उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर वो लाइन खींच दी है कि बिहार में जो इसी साल के आखिर तक में चुनाव होने वाला है उसमें कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए आपका। और विनोद जी, आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा क्योंकि अभी हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आज खास चर्चा हम करने वाले हैं कि कर्नाटक में
क्या एक के बाद एक ऐसे फैसले हो रहे हैं जिसने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं? ये बीजेपी आरोप लगा रही है। इस पर हम खास चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने एक और ऐसा फैसला ले लिया है जिससे कि आरोप लग रहे हैं कि क्या तुष्टीकरण की सारी हदें पार करके ही मानेंगे या पार कर दी। बीजेपी कह रही है कर्नाटक में वोट बैंक की सियासत में मुस्लिम आरक्षण एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्र में। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए एक और बड़ा तोहफा दे दिया। सिद्धारमैया सरकार ने अल्पसंख्यक आवास योजना के तहत मुस्लिम कोटा को बढ़ाकर अब 15% कर दिया है। आबादी और हक के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी के मद्देनजर यह आरक्षण तो जरूरी था। कर्नाटक सरकार एक और विवादित तोहफा, इसके पहले आपको याद होगा कि सरकारी ठेकेदारी में अल्पसंख्यकों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तब भी बीजेपी ने इसे कांग्रेस की सरकार का तुष्टीकरण माना था। अब राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कीम में 10% जो अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिल रहा था उसको 5% और बढ़ा दिया, 1.5 गुना करके 15% कर दिया। कांग्रेस पार्टी इसे मुस्लिम समुदाय की आबादी को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर किया गया एक बेहतरीन प्रयास मान रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो OBC कोटे की चोरी है। OBC कोटे की चोरी कर रही है कांग्रेस। और याद कीजिए हमारे यहां संविधान में क्या है। धर्म आधारित आरक्षण संविधान सभा में 28 अगस्त 1947 को रिजेक्ट कर दिया गया था। और एक बड़ी बात कही थी उस समय सरदार पटेल ने, जो देश के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा था अगर दोबारा यही सब करना था तो पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी, क्यों बन गया पाकिस्तान। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लंबे समय से मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर जब तब पहल करती ही रहती है जहां भी मौका मिलता है। तो बीजेपी का आरोप है कि सरकारी फंड से पोषित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया। पिछले दिनों संसद में भी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार हैं, उन्होंने संविधान बदलने की बात कह दी थी और बीजेपी सत्ताधारी पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांग रही थी। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगा रही थी। दरअसल उस दौरान कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा था कि मुस्लिम रिजर्वेशन पर अगर संविधान बदलने की भी जरूरत पड़ गई तो कांग्रेस पार्टी इससे पीछे नहीं हटेगी। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण देकर इसके समर्थन में पार्टी सारी बाधाएं दूर करने की बात कर रही थी। जाहिर है यह बाधा कोर्ट के सामने तो होगी, क्योंकि अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की OBC की नई सूची पर दूसरी बार रोक लगा दी, रिजेक्ट कर दिया। ममता बनर्जी के मुस्लिम समुदाय को OBC में लाने के प्रयास को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था, क्योंकि मजहब के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था संविधान में तो है ही नहीं। फिर भी अगर बार बार जहां भी मौका मिलता है ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो इसको तुष्टीकरण नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ताजा मामले पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी तो हमेशा समाज का बंटवारा करती है और हम हमेशा जोड़ने का काम करते हैं।
I am least bothered about any other BJP leaders calling or anything. They created hateness, and they will try to divide the society. We always try to unite the society. See, there is a Sachar committee report which tells that 15% of the reservation should be given on welfare schemes to minorities. तो भाजपा के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि सिद्धारमैया तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं. If Muslims are still in below poverty line, it is only because of the Congress attitude. So I urge Chief Minister Siddaramaiah, instead of doing this dirty politics, instead of doing this divide and rule policy, let them bring out the policy which helps every religion. Why only minorities? Bharatiya Janata Party, we are not against minorities, but we are against anti-national elements. वहीं भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने भी कांग्रेस और कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए अब 15% आवास आरक्षण करने के निर्णय पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजना को अब धार्मिक रूप दिया जा रहा है. कांग्रेस के कैबिनेट ने कर्नाटक में निर्णय लिया कि जो हाउसिंग स्कीम है कर्नाटक में अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, उसमें मुस्लिमों के लिए आरक्षण किया जाएगा और आरक्षण को बढ़ा करके 15% किया जाएगा. आप सोच के देखिए, वेलफेयर स्कीम, हाउसिंग स्कीम एक वेलफेयर स्कीम है. इस वेलफेयर स्कीम में धार्मिक एंगल जोड़ा गया है और उस धार्मिक एंगल के अंतर्गत मुसलमानों के लिए फॉर द मुस्लिम्स देयर वुड बी 15% रिजर्वेशन. इसमें कोई दो मत नहीं है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर को इनवाइट करती है. तो ताजा फैसले पर भी कांग्रेस और बीजेपी तो बिल्कुल आमने सामने है और सवाल फिर से एक बार वही उठा है. पहले भी ये सवाल उठते रहे कि क्या यही सब करना था तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया था, जो कि सवाल सरदार पटेल ने भी संविधान सभा में उठाए थे. और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण जैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं. साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, जुड़ रहे हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. तो जैसा कि हमने बताया आपको कि कर्नाटक पर हम चर्चा कर रहे हैं. आज की कर्नाटक में जो ताज़ा फैसला लिया गया उस पर एक बार फिर से विवाद हो गया. हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं. अरुण जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं. स्वागत सभी का, बहुत बहुत स्वागत. नमस्ते. मैं विनोद जी से शुरुआत कर लेता हूं. विनोद जी, एक बार फिर से वो सवाल उठा, क्योंकि हम तो लगातार इस पर चर्चा करते ही रहे हैं और लगता है कि कर्नाटक सरकार जो है उसने सोच लिया है, ठेकेदारी इतना प्रतिशत, आवास इतना प्रतिशत, आरक्षण का लिस्ट ये वाली लिस्ट रहेगी है. इसमें ऐसा लग रहा है कि जो सरदार पटेल जी ने संविधान सभा में कहा था उसको सुनने और मानने के लिए कांग्रेस ही तैयार नहीं है. एक सच्चर कमेटी का गठन कर दिया था यूपीए सरकार के दौरान. अब उसी की रिपोर्ट का हवाला देकर कह रहे हैं कि भाई उसी रिपोर्ट आधार पर हम कर रहे हैं. और शिव कुमार जी तो यहां तक कह चुके हैं संविधान बदलने की जरूरत पड़ेगी, बदल देंगे, क्या दिक्कत है. तो एकदम बिल्कुल सारी सीमाएं पार कर रही है कांग्रेस. लाल जी, अभी आपने बहुत बढ़िया अपनी रिपोर्ट में जो बता रहे थे उसी में डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री का भी बता रहे थे, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे थे. और वो कह रहे थे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन है कि 15% वेलफेयर स्कीम में माइनॉरिटी खास करके मुस्लिम को उसमें दिया जाए. जी, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उसी सच्चर कमेटी में वक्फ के कानून को लेके और वक्फ बोर्ड को लेके सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया था कि देश में इतने जो 8 लाख 9 लाख संपत्तियां हैं वक्फ की, उसमें अगर पूरे साल भर में 200 करोड़ के लगभग उसके रेवेन्यू आते हैं, तो फिर इसके कम से कम वक्फ बोर्ड के नियमों को और वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, जिसमें गरीब मुसलमानों को, मुस्लिम महिलाओं को उसमें उसका हक मिले. ये सच्चर कमेटी की ये रिपोर्ट इन्हें मंजूर नहीं है. ये सच्चर कमेटी की ये बात उस रिपोर्ट से इनके लिए कोई ताल्लुक नहीं रखता. लेकिन सच्चर कमेटी ने कहा, सच्चर कमेटी ने कह दिया कि ये इतना होना चाहिए. तो बॉस, आप ही की सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई थी, क्यों नहीं लागू किया? क्यों उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया?
अब सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो कर रहे हैं ये सिर्फ वोट की सियासत, वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कोई भी मजहब के आधार पे रिजर्वेशन नहीं है जी। इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता पश्चिम बंगाल की सरकार को आईना दिखा दिया कि जब केरल में, अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल में जब ओबीसी की सूची बना के ममता बनर्जी ने बनाई थी, जिसमें 75 मुस्लिम कम्युनिटी में से ओबीसी के लिस्ट में डाला था, और उसको पहले हाई कोर्ट ने खारिज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया कि रिलीजन के बेस पे आरक्षण नहीं हो सकता। आप यहाँ ये बात जानते हैं कि संविधान में रिलीजन के बेस पे कोई आरक्षण नहीं है जी। तब अगर वेलफेयर स्कीम में आप यह बात लाते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, तो ये इस देश को एक डिजास्टर की तरफ ले जा रहा है। ये इसलिए ले जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये स्लोगन इलेक्शन के समय में, जनरल इलेक्शन के समय में दिया था जी। और उन्होंने कहा जिसकी जितनी आबादी उसको उसका उतना हक, और इस हक को लेके उन्होंने इस बात की थी कि हम आबादी के हिसाब से करेंगे। तो कर्नाटक सरकार ने इस मॉडल को एक तरह से लागू करके दिखाया है, जो डीके शिव कुमार कर रहे हैं कि उसकी आबादी के जो अनुपात है उसके हिसाब से उनका 15% करना उचित है। बिल्कुल। मैं संदीप जी पहले आप ही के पास आता हूं, बाकी सवालों का तो जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं जो सबसे बेसिक सवाल है। आज सरदार साहब ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आज कांग्रेस पार्टी क्या देगी? सरदार साहब ने उस समय संविधान सभा में पूछा था यही सब करना था तो पाकिस्तान क्यों बना दिया है? ये एक बेसिक सवाल है, इसका पहले जरा जवाब दीजिए, उसके बाद फिर बाकी सवालों पर मैं आता हूँ। नहीं, अब भानुमती का कुनबा कोई किसी चीज को लेकर आप जोड़ेंगे तो सवाल जवाब नहीं होते हैं। हाँ। वो सवाल किन परिस्थितियों में सवाल आपको सूट नहीं किया, में पूछा गया था वो जो है देखना होगा, तब हम बात कर सकते हैं। पहली चीज अब देखिए, अभी इसी मुद्दे पर किस तरीके से गुमराह करते हैं भाजपा वाले, और हम लोग गुमराह होकर डिबेट भी करते हैं। बड़ी मजेदार चीज ये है। संपर्क लगता है फिलहाल टूट गया है संदीप जी से, लेकिन इस बीच में मैं अरुण जैन जी को जोड़ लेता हूं, उसके बाद फिर संदीप जी का संपर्क ठीक हो जाएगा तो उनके पास आऊंगा। अरुण जैन जी, अगर मान लीजिए बढ़ा दिया, पहले भी 10% दे ही रहा था, वो 15% ऑलरेडी आरक्षित है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ अरुण जी आपके पास। केंद्र की योजना में ऑलरेडी 15% आरक्षित है, और यहाँ पर आप हंगामा कर रहे हैं। हास्यास्पद नया डिसीजन फिर कर्नाटक सरकार ने क्या लिया है, अगर पहले से है तो? नहीं, मैं बता रहा हूँ पहले से था। वहां पे 10 नया डिसीजन क्या लिया वो बताइए। ये भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, मैंने बताया भानुमती का कुनबा जोड़ेंगे नहीं बात बन पाएगी। 15% ऑल इंडिया लेवल पे था, तो कहीं पे 20% भी दिया जा रहा है, कहीं 10 दिया जा रहा है, कहीं 11% है। ऑल इंडिया स्तर पे 15% का आवंटन है। अब उसमें राज्य के स्तर पर अगर कोई 10% रख रहा है, कोई 15 रख रहा है, कोई 20 रख रहा है, तो 15% ऑलरेडी अगर है तो अगर रख रहे हैं तो उसमें दिक्कत कहां से आ गई? अगर 15 से दिक्कत है तो आप पहले केंद्र में खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये व्यवस्था तो 2011 के उसी जनगणना पर आधारित है। अब आती है बात सच्चर कमेटी की। देखिए, सच्चर कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो, जब आती है साहब, या स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हो, जब इस तरीके की कोई रिपोर्ट आती है तो जादू की छड़ी घुमाकर चीजें नहीं कर दी जाती हैं। उसमें से सच्चर कमेटी की बहुत सारी रिपोर्ट यूपीए ने लागू की, मैं बता देता हूँ कहाँ लागू की। वक्फ बोर्ड की अभी आप बात कर रहे थे, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को जो पद आरक्षित किया गया, 2 महिलाएं और उससे ज्यादा, ये कहां से आया? उसी सच्चर कमेटी से आया। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुए, जो कानून बनाया गया, जो ट्रिब्यूनल बनाया गया, कहां से आया? जो शूट किया वो कर दिया है। लेकिन क्या है ना कि एक फ्रेम में लगाकर अगर आपको एक ही चीज देखनी है तो दिक्कत पैदा वहां पर होती है। ठीक है, आपने खूब घुमाया, लेकिन मेरे उस वाले सवाल का तो जवाब दिया नहीं जो सरदार पटेल साहब ने उठाया था, लेकिन आपने खूब घुमाया। ठीक है, मैं आता हूँ, संविधान सभा में लौटता हूँ। अरुण जैन जी बताइए, कह रहे हैं कि भाई जब पहले से व्यवस्था है तो क्या आपको दिक्कत क्या हो रही है? अगर 15 उन्होंने कर दिया तो कर दिया, वो कह रहे हैं कि सब जगह व्यवस्था है, कोई सरकार 20 कर रही है, कोई 10 कर रही है, हमने 15 कर दिया, तो इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं, बताइए। पहली बात यह है कि अल्पसंख्यक का डेफिनेशन क्या होता है? अल्पसंख्यक मतलब बहुत जो संख्या में कम हो, माइनॉरिटी में हो। एक्चुअल क्या माइनॉरिटी में है? माइनॉरिटी, एक्चुअल माइनॉरिटी कौन है, इसका डेफिनेशन जो सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये सब मामला ही खत्म हो जाता है। और सच्चर कमेटी की बात जो बोल रहे हैं,
जो यूपीए के गवर्नमेंट में बनी थी, ये मेरे को नहीं लगता है कि ये सही तरीके से जांच की गई है और इसका एक तरफा वो किया गया है। ये जो सच्चर कमेटी, इसकी कमेटी वापस सही तरीके से गठन हो, दूसरी कमेटी गठन हो और जो एक्चुअल माइनॉरिटी का जो इसका डेफिनेशन जो है उस आधार पे करना चाहिए। और क्या है, कर्नाटक सरकार जो भी है हर आ रहा हूँ संदीप जी, आ रहा हूँ। धर्म और जाति के हिसाब से देखा जा रहा है। ये तो बहुत गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जाति और धर्म के हिसाब से कोई आरक्षण नहीं किया जाना चाहिए, ये साफ लिखा हुआ है। तो फिर भी ऐसा तुष्टिकरण क्यों हो रहा है यहाँ पे? ऐसा होना सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब ये बिल गवर्नर साहब के पास या कहीं पहुंचेगा तो इसको पारित नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आपसे संदीप जी ये पूछने वाले हैं कि अगर आपको ये सब गलत लग रहा है तो आप रोक क्यों नहीं लगा देते, यही पूछने वाले हैं ना संदीप जी, बताइए। नहीं, दो चीजें हैं। पहली चीज तो जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको यह लग रहा है कि अल्पसंख्यक की डिफिनेशन गलत है तो 11 साल से मोदी जी का घात छिल रहे हैं, वैसा ही कर लीजिए। जो डिफिनेशन गलत हुआ वैसा ही करिए। दूसरी चीज, जैन साहब, आपका तो जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा था, जो आप लोगों को सुविधाएं मिल रही थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उस विचारधारा के लोगों ने बड़े होशियारी के साथ कह दिया कि नहीं भैया, ये तो जैन वैन कुछ ही नहीं है, ये तो हमारे वाले हैं। मतलब जो आपको फायदा भी मिल रहा है, आप अपने ही समाज जो अल्पसंख्यक में आप नहीं रहते, उसका फायदा तो आपको भी मिलेगा, लेकिन कैसे उसका इनके लिए भी वक्फ बोर्ड टाइप का पहले कुछ बना देते ना संदीप जी, जैसे इनके लिए भी पहले ही वक्फ बोर्ड टाइप का कुछ बना देते आप, वो तो बनाए नहीं। अगर इतनी ज्यादा हमदर्दी है तो इनके लिए भी वक्फ बोर्ड टाइप का कुछ बनाते ना, वो आपने बनाया नहीं कांग्रेस की सरकारों ने। ठीक है, मुझे विनोद जी को लाने दीजिए जरा। ठीक है विनोद जी एक मिनट। विनोद जी, संदीप जी ने जो बेसिक सवाल, एक मिनट, संदीप जी ने जो बेसिक सवाल उठाया है कि देखिए वो जो 15% है उसमें नया क्या है, बाकी राज्य में भी देते हैं, केंद्र के स्तर पर भी प्रावधान है, तो हंगामा क्यों? ये बात संदीप जी एक नई बात कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता जैन साहब को ये जो बात कह रहे थे, जैन साहब अब है कर्नाटक के, तो वो कुछ जो बात कर रहे हैं शायद आप उनका जवाब आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जैन साहब क्या कह रहे थे। जो थोड़ा सा बेसिक चीज को समझिए त्रिपाठी जी। और आप ये सब भाषा सही नहीं है, क्या घास छिल रहे हैं, ये छिल रहे हैं। आप एक प्राइम मिनिस्टर के लिए स्टाइल में बोलते हैं, क्या ये सब नहीं बोलना चाहिए, ये सब नहीं चलेगा, ये सब चीजें गंदा लगता है। आपको मैं थोड़ा सा एक चीज आपको जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप ये देखिए, आप कर क्या रहे हैं। नियत पे आपके और मनसा पे ये सवाल है। नियत मनसा पे इसलिए सवाल है कि सोशल वेलफेयर स्कीम गरीबों के लिए है जी। सोशल वेलफेयर स्कीम में SC ST OBC को एक गरीबी मानक रख के उस पे ये किया गया है। आप उसमें घुस करके एक रिजर्वेशन के कैटेगरी में माइनॉरिटी, खास करके मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। ये आप दिखा रहे हैं, आप एक परसेप्शन बना रहे हैं। अभी 2 महीना पहले, संदीप जी सुन लीजिए, अभी 2 महीना पहले आप सोचते हैं सरकारी टेंडर में, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स में 5% 4% मुस्लिम आरक्षण आपने वो भी करोड़ का टेंडर, वो भी 2 करोड़ तक का टेंडर। आप ये बताइए कि 2 करोड़ का ठेका लेने वाला कोई ठेकेदार होगा, क्या वो गरीब होगा? कितना गरीब होगा? सही बात। क्या वो गरीब होगा जो 2 करोड़ के टेंडर लेने वाला जो होगा, उसके लिए आप मुस्लिम कर दें उसमें? ये आप जो है उसमें खींच बिटा रहे हैं। बीजेपी की वो सरकार थी जैन साहब की, तो उसने 4% आपने OBC उसको मुस्लिम के लिए आरक्षित किया था, उसको आते ही सरकार, बीजेपी की सरकार ने हटा दी। और वो हटा के उसने लिंगायत और जो बोकालीगा समाज है उसके पिछड़े लोगों को दे दिया। आप वो अभी ये कोर्ट में वो पेंडिंग है, आप उसके बदले में वो सोशल वेलफेयर में चले गए, क्योंकि आपको लगता है कि ये रिजर्वेशन हम कॉन्स्टिट्यूशनली ला नहीं पाएंगे। तो आप हक छीन रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं जी। और जब आप जितनी आबादी उतना हक की बात करने लगेंगे, तो आप समझिए कि आप देश में एक नई तरह की सियासत कर रहे हैं कि ये अभी डिलिमिटेशन का ये शुरू होने वाला है। तो आप फिर कहने वाले हैं दक्षिण भारत में जाके कि जितनी आबादी, जिसकी जितनी आबादी उसको वहां तो ये आप कहेंगे नहीं, आपकी वहां बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि जो बात अभी DMK से लेके सारी पार्टियां उठा रही है, जो स्टेट में पॉपुलेशन कंट्रोल पे आप एक लगाम लगाया है,
उसको आप कहेंगे जितनी आबादी जिसका उतना हक, तो आप दीजिए साउथ में। सवाल ये, आप गुमराह की सियासत कर रहे हैं। आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपका ये जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा, इसलिए आप बार बार इसको अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के ला रहे हैं कि कभी कॉन्ट्रैक्टरी में, सरकारी कॉन्ट्रैक्टरी में 4%, कभी आप कह देंगे कि रिजर्वेशन आवासीय योजना में आपका 15%। ये सब बेईमानी है। बिल्कुल, ये सवाल तो उठेंगे, ये सवाल उठेंगे। जवाब दीजिए संदीप त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए कहां तक जाएंगे, क्योंकि कोर्ट तो बार बार रिजेक्ट करता है इसको। जी विनोद जी आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं तो थोड़ा मुझे हंसी आ जाती है। मुझे जो भी कह दीजिए, मुझे पता है क्या सच्चाई आपको पता है। नहीं, फैक्ट अगर इन्होंने कुछ गलत कहा हो तो बताइए। इस योजना में, हाँ मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। इस योजना में 60% SC और OBC का भी कोटा रिजर्व है। ये भी जान लीजिए और दर्शकों को भी जानना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं है, इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर क्यों रिजर्व कर दिया? जब 60% उनका कोटा रिजर्व है, आबादी के आधार पर कर रहे हैं। हाँ, धर्म के साथ साथ आप इसलिए कर रहे हैं कि उसकी आबादी ज्यादा है। अगर आबादी ज्यादा हुई तब तो मेजॉरिटी नहीं है। अच्छा ठीक है, संदीप जी को बोलिए। हम थोड़ा सा पल लिख कर बैठते हैं और जानते हैं। देखिए फिर मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर सकती है, लेकिन हम लोग इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, हमको इस तरीके की बात करने के पहले सरकार के आंकड़ों को देखना पड़ेगा। अगर सरकार ने 60% का आरक्षण ऑलरेडी रखा है तो उसमें मुस्लिम या अल्पसंख्यक कैसे घुस जाएगा? वो तो ऑलरेडी आरक्षित है। अब बात आती है 60 और प्लस 15 यानी 25%। अगर आप 25% की बात करते हैं तो हमारी आबादी, जहां तक कि अभी तक जो जानकारी है मोटा माटी, मैक्सिमम 15% है, तब भी 25% का कोटा ऑलरेडी रखा हुआ है। नहीं, सवाल इसलिए भी उठ रहा था संदीप जी कि AMU और जामिया में क्या दिखाई पड़ा हमें? AMU और जामिया में क्या हुआ? SC और ST और OBC के साथ, जिसके खिलाफ कांग्रेस लड़ती रही और लड़ती रहेगी। ठीक है, SC ST OBC के साथ AMU और जामिया में क्या कर दिया आप लोग, ये तो सब लोग जानते हैं। खैर, मैं जरा अरुण जैन जी बताइए। अरुण जैन जी वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमने SC ST को भी दिया है, OBC को भी दिया है, मुस्लिम्स को भी दे दिया, तो क्या दिक्कत है कर्नाटक में? तो बचा क्या है? अल्पसंख्यक को, जनरल वाले को भी। हाँ, अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक ही बोल लेते हैं। वहाँ अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम ही है, कोई और कम संख्यक में नहीं है। आपको लगता है अब सुन लीजिए, अल्पसंख्यक ही नहीं है। अल्पसंख्यक का आंकड़ा, अगर जो भी इसका फायदा उठा रहे हैं, जो भी इसके बेनिफिट फैसिलिटी उठा रहे हैं, अगर देखा जाए तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही उठा रहे हैं और दूसरी कोई कम्युनिटी में कोई मिलता नहीं है, ना इधर सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पे अगर हम कोई भी समुदाय अगर माइनॉरिटी का या अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट बनाने भी जाए तो यहाँ पे कोई ना सर्टिफिकेट मिलता है, ना कोई फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही समुदाय को मिलता है, बताइए, सिर्फ नाम पे ही मिल जाता है यहाँ पे। क्या करिएगा? ठीक है, और हर समुदाय में गरीब लोग। फिलहाल इस चर्चा को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, लेकिन मेरा वो सवाल संदीप जी अनुत्तरित रह गया जो सरदार पटेल जी ने पूछा था संविधान सभा में। अगर यही सब करना था तो क्यों बनाए? बड़ा सा देश रहता, कितना अच्छा रहता। वो सोचिए संदीप जी सोचिए कितना अच्छा रहता। अगर यही सब करना था तो पूरा देश रहता, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, कितना बड़ा सा देश हमारा होता, ताकतवर देश होते। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया अरुण जैन जी जुड़ने के लिए। और विनोद जी आप अभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक मुद्दे पर आपसे अभी और हम बात करने वाले हैं, और वो बात एक बड़ा सवाल, एक बड़ी चिंता, बड़ा मुद्दा केरल, दक्षिणी राज्य केरल से उठा है कि क्या भारत माता की तस्वीर से वहां पर विजयन सरकार के मंत्रियों को भी परहेज है? इस पर बात करेंगे, वक्त है ब्रेक का। वाह यार, क्या सही हुआ आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं दक्षिणी राज्य केरल से एक उठे बड़े मुद्दे की। केरल की सो कॉल्ड सेक्युलर सियासत में भारत माता का अपमान होगा। इंडी गठबंधन के दो सहयोगी सीपीएम और कांग्रेस में इस बात को लेकर नोरा कुश्ती मची हुई है कि राज्य में अल्पसंख्यकों में उनकी छवि कैसी बन रही है। कांग्रेस पार्टी सीपीएम सरकार पर आरएसएस का करीबी होने का आरोप लगाती है, तो वहीं सीपीएम यही आरोप कांग्रेस की पिछली सरकार पर भी लगा रही है। लेकिन ताजा विवाद क्या है? ताजा विवाद है केरल में भारत माता की तस्वीर को लेकर। सीपीएम सरकार के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने राजभवन में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वहां दिखने भारत माता की तस्वीर जो लगाई गई थी वो दिख रही थी। इसीलिए मंत्री राजभवन में आयोजित सरकार के कार्यक्रम को छोड़कर बाहर तक आ गए। सरकार के मंत्री के कार्यक्रम से इस तरह वॉकआउट पर राजभवन का क्या यह अपमान नहीं है? क्या भारत में भारत माता की तस्वीर लगाना अवैध है? ये जो तुष्टीकरण और मुस्लिम परिस्थिति का आरोप बीजेपी लगाती है, बीजेपी ने सीपीएम सरकार के इस रवैये की निंदा की है। राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत माता को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राजभवन ने राज्यपाल की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री के अचानक चले जाने को लेकर उनकी आलोचना की है। इसे प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन और राज्यपाल के संवैधानिक पद का घोर अपमान बताया गया है। सवाल यह है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा फलस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता प्रदर्शित करते हुए फलस्तीन के हैंडबैग को लेकर संसद तक पहुंच जाती हैं। लेकिन केरल के धर्मविशेष के लोगों का हमास के टॉप लीडर्स के पोस्टर लहराने का मामला केरल में सही है। हमास के टॉप लीडर्स का लाइव स्पीच सेक्युलर केरल में कांग्रेस और सीपीएम को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजभवन में अगर भारत माता की तस्वीर लग जाए तो बड़ा परहेज है। बीजेपी ने इसे राज्य में देश विरोधी साजिश होने का आरोप लगाया। पीएफआई और कट्टर मुस्लिम संगठनों के बढ़ते प्रभाव को बीजेपी एक खतरनाक सियासत का हिस्सा मान रही है। देखना यह है कि सीपीएम और कांग्रेस में मची सियासी जंग में इस कट्टरता को और कितनी हवा मिलती है, कहां तक ये जाती है। तो केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत, भारत माता और भारतीयता हजारों वर्ष पुरानी है। भारत, भारत माता, भारतीयता, इंडिया, मदर इंडिया, Indianness was there for thousands and thousands of years, and that is exactly because we had something for Bharat Mata and Bharat, that is my country. We fought here. There was a freedom struggle. We always know Mahatma Gandhi, we always know other people, they fought for the freedom of this country because they had great regard for Bharat Mata. हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। विनोद जी, ये क्या मतलब है? हमास, हिजबुल्ला, उसके लाइव स्पीच, रैलियां, समर्थन, ये वो भारत माता की तस्वीर से आपत्ति, उसमें भी सरकार के एक मंत्री का इस तरह से राजभवन से उठकर चले जाना, ये तो गंभीर मामला बनता है। ना सिर्फ इसमें राजभवन और राज्यपाल का अपमान हुआ है, भारत माता का अपमान हुआ है, भारत के संविधान का अपमान हुआ है, भारत देश का अपमान हुआ है। ये तो बड़ा मुद्दा है, और उसके बावजूद जो बड़े बड़े लोग जो मुद्दों को उठाते रहते हैं वो अपने मुंह पर टेप लगाकर चिपका करके घूम रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। सवाल तो उठेगा। लाल जी देखिए, ये केरल की अजब गजब की सेकुलर सियासत है। अजब गजब सेकुलर सियासत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंडिया गठबंधन के दोनों सहयोगी दल हैं, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम, और केरल में आते ही उनको कौन बड़ा सेकुलर और कौन जो है मुस्लिम हितैषी है, इसका उन लोगों में एक होड़ सी लगी हुई है। अभी वहाँ बाई इलेक्शन हुए हैं, कल ही वहाँ इलेक्शन हुआ है, उसमें केरल के जो सीपीएम है वो आरोप लगा रही थी कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि केरल के ये सीपीएम जो है कभी बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई थी जी। तो इसको आरएसएस की आलोचना करना सीपीएम को कभी हक में है ही नहीं। और उसका बदला देखिए उस आरोप का कि अभी राजभवन का सरकारी कार्यक्रम है, केरल सरकार का वो कार्यक्रम था, और उसमें अगर केरल सरकार राजभवन में वहाँ भारत माता की एक मूर्ति पे तस्वीर लगी हुई थी,
यह कहते हुए वो राजभवन से शिक्षा मंत्री वॉकआउट कर गए कि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी की है। तो अब सवाल है, क्या भारत माता इस देश के किसी आइडियोलॉजी से है या ये देश की आइडियोलॉजी है? जी, आपके जितने भी सेना के जवान हों या आपके जितने भी डिफेंस के लोग हों, अगर उनके लिए भारत माता एक सबसे गौरव का एक होता है कि भारत माता की जय, आप उस भारत माता को भी एक सेकुलर में बांध देंगे कि भाई ये सेकुलर का भारत माता के राजभवन में होने से किसी के सीपीएम की सरकार को दिक्कत होने लगेगी। ये सियासत बताती है कि आप एक तुष्टीकरण के साथ साथ एक कट्टरवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। ये कट्टरवाद की बात देखिए कि राजभवन में जो आप तस्वीर दिखा रहे थे कि वो पीएफआई के स्टूडेंट विंग जो है वो मंत्री के निकलने के बाद वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो राजभवन से के इस जो कार्यक्रम था उसका वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या वो कांग्रेस पार्टी, क्या वो सीपीएम जो बढ़ चढ़ के हमास के और इस्माइल हानिया से लेके हिजबुल्लाह के टॉप लीडरों के तस्वीरों लेके जो केरल में प्रदर्शन हो रहा था, क्या इसको कभी पाबंदी लगाई? क्या इसे बताया ये देश विरोधी है? प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के बैग लेके आती है। ते भारत सरकार का क्या स्टैंड है इजराइल और फिलिस्तीन को, क्या प्रियंका गांधी ने परवाह की? लेकिन अगर वायनाड का इलेक्शन प्रियंका गांधी को जीतना है तो हमास का नाम लेना है, हिजबुल्लाह का नाम लेना है, भारत माता इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। ये कैसा सेक्युलरिज्म है जो भारत माता को सेक्युलर नहीं मानता? मैं कहूंगा ये सड़ा हुआ सेक्युलरिज्म है। और मैं आज प्रोग्राम को जो खत्म करूंगा वो भारत माता की जय कह करके ही करूंगा, क्योंकि भारत माता की जय था, है और रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए इस खबर पर। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। आज भारत माता की जय कह करके इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।